Hello everyone, I hope all you guys are doing great. Or in this series of covering the MCQs for the computer awareness subject, this is the part 5th of it. इससे पहले हमने 4 वीडियोस में अराउंड 100 क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर वाइज कवर किए हैं for the computer awareness subject. So in this particular video, we will cover the next 25 set of questions. ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टॉपिक के जो है questions we were solving in the previous 4th video, and in this video पहले हम उसे continue करेंगे and then we will cover the next chapters too. So let's start. Let's look at the question number 101, which says which generation of programming language is associated with high level languages such as C and Fortran, and the options are A first generation language, second B 2GL मतलब second generation language, C 3GL third generation language, and D 4GL fourth generation language. अगेन वही करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, देन यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अपने आप से, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हैं. नाउ ट्राई टू सॉल्व इट. I hope you solved it. Now let's look at the answer for this question. The correct answer is option number C. So here they are asking about which generation of programming languages is associated with high level languages such as C and Fortran. High level languages हमने previously पढ़ा है कि वो languages जो कि humans के close होती है, जिन human instructions के close होती है जो languages, उनको हम high level languages बोलते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स हैं C एंड फोर्ट्रॉन. अब ऑप्शंस में 1GL 2GL 3GL एंड 4GL ये इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, स्पेशली एग्जाम्पल्स और क्या फीचर्स होते हैं हर एक जनरेशनल लैंग्वेज में. जैसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज होती है जो मशीन सिर्फ समझ सकती है, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ये आ जाती है आपकी मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड जिसे बोलते हैं, और एक नेम हमने पढ़ा था जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन कोड, जिसमें बाइनरी डिजिट्स का यूज होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में जो है कोडिंग की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस, इसमें असेंबली लैंग्वेज जो है वो एग्जाम्पल है इसका, जहां पे हम क्या यूज करते हैं कि निमोनिक्स का यूज किया जाता है. निमोनिक्स का यूज किया जाता है, जैसे एडिशन के लिए ऐड यूज करते हैं, डिलीशन के लिए डिलीट यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज करते हैं, इस तरह से. तो ये सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल हो गया. थर्ड जनरेशन में आप क्या जाता है? C फोर्ट्रॉन, जो कि क्वेश्चन में लिखा है. इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? जावा होती है, C++ होती है. अब ये जो थर्ड जनरेशन है इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें आप प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं इसको, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए. जैसे कोई ऐप डेवलपमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं. सो दिस कम्स अंडर द थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस. अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो कि क्लोज होती है ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के. इनके एग्जाम्पल क्या है? SQL एंड MATLAB. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का मेन पर्पस क्या होता है? जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बेसिस से क्वेरीज जो है यूज करके उसमें से डेटा फेच कर सकते हैं. बेसिकली ये काम है. जैसे मान लीजिए डेटा अगर ऐसे रॉ रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप उसमें से इनसाइट जनरेट ना करें. उसके लिए आपको क्या करना होता है? SQL जैसे लैंग्वेजेस हो गई, क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इन सब का यूज करके हम उस डेटा से जो जिस पर्पस के लिए हमें उस डेटा का यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेरीज लिखते हैं. क्वेरीज जब हम जनरेट करके देते हैं उस कोड को, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग डेटा फेच करके डेटाबेस से मिलता है.
तो वो आता है आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का पार्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में। हाउ टू मैनेज द डेटा। जैसे एसक्यूएल में हम रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जहाँ पे रिलेशंस है डेटा का, एक टेबल दूसरे से रिलेटेड है, जिसमें हमने कीज भी पढ़ी है, फॉरेन की का यूज करते हैं व्हेन वी ट्राई टू यू नो फाइंड रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। तो उस टाइप के डेटा को मैनेज करने के लिए हम फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद एक और आती है जो कि होती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। ये एडवांस्ड लेवल की चीजें करने के लिए, जैसे कि एआई बेस्ड कॉन्सेप्ट्स में यूज की जाती है ये। इनके एग्जाम्पल्स हैं लिस्प एंड प्रोलॉग। तो आपको एटलीस्ट एग्जाम्पल और क्या फीचर है पर्टिकुलर जनरेशन का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन का, ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ये इट इज बिकमिंग मोर फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली, ताकि इजीली कोड जो है वो जनरेट किया जा सके। ठीक है, moving on to the question number 102, which says C++ supports C-style programs but is primarily noted for its foundation in OOPS concept. Which combination of OOP concept is explicitly supported by C++? Options are A. Indentation, libraries, dynamic typing. B is write once, run anywhere, security. C. Classes, inheritance, polymorphism. And D. Queries, DDL, DML. DDL क्या होता है? Data Definition Language. Excuse me. DML क्या होता है? Data Manipulation Language. जहाँ पे आप डेटा को मैनिपुलेट करते हैं हम उस लैंग्वेज का यूज करके basically. So you try to solve this question, then we will look at the solution. I hope you got the answer. Now let's look at the solution for this question. So the answer for this question will be option number C, classes, inheritance and polymorphism. अब oops के concepts, oops अगर आपको पता हो, हमने पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसमें क्या करते हैं हम? क्लासेस का यूज करते हैं जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड को बार बार रीयूज किया जा सके टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो हम वहां पे ऊप कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अब इसमें इसके फीचर्स होते हैं क्लासेस। ठीक है, क्लासेस के अंदर क्या आ जाते हैं? एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमने न्यू क्लासेस क्रिएट करी है वो पहले की एग्जिस्टिंग क्लासेस के कुछ फीचर जो है वो इनहेरिट कर सकती है। तो ये भी ऊप कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। देन आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मेनी फॉर्म्स, मतलब द एबिलिटी टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन मेनी वे। एक ही काम को कई तरीके से किया जा सके उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर हमें ये सॉरी या तो हम एक ही क्लास को कई सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एंड दिस ऑल कम्स अंडर द ऊप कॉन्सेप्ट। अब ये इंडेंटेशन, लाइब्रेरीज और डायनेमिक टाइपिंग ये आपका आता है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, राइट वंस, रन एनीवेयर और सिक्योरिटी ये फीचर है आपका जावा का। जावा क्या है? इन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर जावा का कोड लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि दिस जावा इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लैंग्वेज और बाइट कोड, इसको ये कन्वर्ट करती है मशीन कोड में, एंड दिस इज
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसीलिए दिस इज राइट वंस एंड रन एनीवेयर, एंड ऑल्सो सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा. नाउ ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं. क्वेरीज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये एसक्यूएल है, क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे आप डेटाबेस मैनेजमेंट या फिर रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील कर रहे हो. तो क्वेरीज का यूज करके आप डेटाबेस से एक तरह से बात कर सकते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो फेच करके आपको मिल जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज ऑप्शंस वेरी वेल. आई ट्राइड टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कई तरह से बन सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103. Java is widely known for its platform independence, and this feature often summarized as write once, run anywhere, and is achieved through the use of option A, direct compilation into machine code, option B, an indentation based syntax, option C, the Java virtual machine, and option D is low level memory access via pointers. Now I request you to pause the video and try to solve this question. Okay, I hope you reached the answer. So the correct answer will be option number C, the Java virtual machine. अब देखिए हमने अभी अभी समझा है कि that Java is a platform independent language. That means कि host OS जो है operating system वो different हो सकते हैं. ठीक है. Also we have just understood that Java is generate an intermediate bytecode. Intermediate language है ये. So this bytecode is not understandable by the machine. इसको convert करना पड़ता है machine code में. और ये किसके थ्रू होता है? ये होता है Java virtual machine के थ्रू. ठीक है. So in this way we achieve this concept of write once and run anywhere or platform independence through this JVM, Java virtual machine. Alright, moving on to the next question, which is question number 104. इसको मैं लिख देते हैं हम यहाँ पे दोबारा. Now, the question says Python syntax is distinct due to its structural requirement for code blocks. Which feature defines the structure of Python syntax? Options are A, semicolon termination, option B, bracket enclosures, option C, indentation based syntax, and option D, use of pointers. Now, I request you to again pause the video and try to solve this question. I hope you reached the answer. So again reread this question. The question says that Python syntax is distinct due to its structural requirement for code blocks. ठीक है. Now क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर कोड ब्लॉक्स, जो हम ब्लॉक्स छोटे छोटे क्रिएट करते हैं कोड में, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑल टुगेदर काफी लंबा भी हो सकता है, कई कई लाइंस हो सकती हैं, इन थाउजेंड्स, है ना. तो हम क्या कहते हैं, पार्टीशंस होते हैं कि इस सेक्शन में हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो रहा है. सो दे आर जो कोड है वो जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोड ब्लॉक्स. Which feature defines the structure of Python syntax? ऑप्शन कह रहा है ए, सेमीकोलन टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मतलब जब आपका एक टास्क कंप्लीट हो गया उसके बाद उसको खत्म करने के लिए कि अब यहाँ से कोई नया टास्क शुरू होगा, वी यूज दिस सेमीकोलन इन द कोड. ठीक है. ऑप्शन बी इज ब्रैकेट इनक्लोजर. तो ब्रैकेट इनक्लोजर जैसे इस तरह से या इस तरह से हम लिखते हैं. फॉर लूप जब आप लगाते हो तो आपको पता है इस तरह से लिखते हैं हम लोग, I smaller than n and I plus plus. तो ये क्या है? ठीक है. Then C is indentation based syntax. Indentation क्या होता है? जैसे जैसे ये आपका
स्टार्टिंग में हमने लिखी क्लास, क्लास नेम सपोज आई हैव रिटन डॉग, नाउ कोलन। अब हमने नेक्स्ट यहाँ से शुरू करना है, तो इसके अंदर जो है, इस क्लास के अंदर, वो यहाँ से लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर। तो ये पार्ट क्या हो गया, इंडेंटेशन हो गया ये, है ना। एंड देन यूज ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या किस लिए यूज किए जाते हैं, टू रेफर करना, एक कहीं दूसरी लोकेशन पर रेफर करने के लिए वी यूज पॉइंटर्स। नाउ व्हाट वी यूज व्हाइल वी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन सिंटैक्स, वी यूज इंडेंटेशन बेस्ड सिंटैक्स, ठीक है। वी डोंट यूज सेमी कॉलन टर्मिनेशन, सेमी कॉलन टर्मिनेशन हम सी प्लस प्लस और जावा में यूज करते हैं। सिमिलरली ब्रैकेट्स भी इसी में यूज करते हैं, सी प्लस प्लस एंड जावा। पॉइंटर्स का यूज हम कहाँ करते हैं, पॉइंटर्स यूज होता है सी लैंग्वेज में, ठीक है। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ पाइथन, पाइथन में हम इंडेंटेशन बेस्ड सिंटैक्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 105. Question says SQL, which is a structured query language, is classified as a 4GL or 4th generation language and a database query language. Which set of commands represent the categories used within SQL for database management? Options are A. IPO, input process output, B. DDL, DML, DQL, option C. LLL, MLL, HLL, and option D. MOV, add or sum. Now again pause the video and solve this question. I hope you solved it. So now let's look at the answer. Now the question is saying that SQL is classified as a 4th generation language. Fourth generation language हमने देखा था, this is used for database management, है ना। इसमें जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि एक तो SQL हो गई और दूसरी हमारी क्या है, MATLAB। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं डेटाबेस से, ठीक है। एंड क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज भी है ये, इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें स्ट्रक्चर रिलेशनल डेटाबेस से डील कर रहे होते हैं। एंड वी यूज क्वेरी टू कम्युनिकेट विद द डेटा। नाउ विच सेट ऑफ कमांड रिप्रेजेंट द कैटेगरीज यूज्ड विद इन SQL फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब हम किस तरह से डेटा को देखना चाहते हैं एज एन आउटपुट। डेटा मैनिपुलेशन, वी वांट टू मेक सम चेंजेस इन द डेटाबेस, ठीक है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज की हमें क्या फाइंड करना है, हाउ, कोई क्वेरी अगर हम दे रहे हैं, मान लीजिए हमें एवरेज फाइंड करना है सैलरी का, सो वी हैव टू राइट अ क्वेरी फॉर दैट। तो किस तरह से लिखते हैं हम क्वेरी, सेलेक्ट सपोज आईडी एक कॉलम है, ठीक है, नेम एक कॉलम है, and then we will write average of, let me write it properly, average of salary एक कॉलम है, ठीक, as average salary। तो अब हमें क्या मिलेगी, जो टेबल मिलेगी हमें आउटपुट में, उसमें कौन कौन से कॉलम होंगे, एक तो आईडी होगी, दूसरा नेम होगा, स्मॉल से होगा, NAME, एंड देन तीसरा होगा हमारा एवरेज सैलरी। तो अगर आप ओरिजिनल डेटाबेस में जाकर के देखें, तो वहां पे एवरेज सैलरी नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं, है ना। ये हमने क्वेरी जनरेट की, वी वांट टू सी द डेटा इन द आउटपुट इन दिस फॉर्म, सो फॉर दैट वी हैव टू राइट द क्वेरी, दैट इज द डिफरेंस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो है, दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ द SQL। IPO, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट जो है, ये फंडामेंटल ऑपरेशनल साइकिल होती है कंप्यूटर की। आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कुछ प्रोसेस जनरेट हुआ एंड देन आउटपुट हमें मिल जाता है, कुछ प्रोसेस हुआ उस इनपुट पे एंड देन वी गेट द आउटपुट। तो ये तो पार्ट नहीं है SQL का। देन LLL, MLL और HLL क्या है ये, दिस इज लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, मीडियम लेवल लैंग्वेज जिसमें लो लेवल के भी फीचर्स होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर होते हैं, एंड हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू द ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव, ऐड और सब, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज के जो निमोनिक्स होते हैं ये वो है। जैसे हम मूव कराने के लिए यूज करेंगे किसी भी डेटा को, ऐड एडिशन के लिए यूज होता है वहां पे निमोनिक, सब सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी, I caught the cold yesterday. Pardon me for that. So this is generational language, generations of programming language. ठीक है, और ये आपके क्या हो गई, ये फाउंडेशनल प्रोसेस ऑफ द ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज ऑप्शंस एज वेल एज एसक्यूएल के बारे में भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 106। Question says historically COBOL language was designed for a specific real-world application. What is the primary application area for which the COBOL is still used today, particularly in legacy systems? Options are A. Artificial intelligence and machine learning. Option B. System programming and operating system. Option C. Business finance and payroll systems. And option D. Scientific and engineering calculations. Application based question है. Again pause the video and try to solve this question. I hope you reach the correct answer. Now let's look at this question again. So कह रहा है कि COBOL language was designed for specific real world applications. ठीक है. What is the primary application area for this for which the COBOL is still used, particularly legacy systems? ऑप्शन पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। दूसरा ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एंड थर्ड ऑप्शन इज बिजनेस फाइनेंस एंड पेरोल सिस्टम। फोर्थ इज साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस फाइनेंस एंड पेरोल सिस्टम। कोबोल की अगर आपको फुल फॉर्म पता है, इसकी फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर तक रीच कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो कई बार तो सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही पता हो तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि किस एप्लीकेशन बेस व्हाट इज द एप्लीकेशन, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। खास करके जैसे आपकी कोबोल हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई, है ना, इन सब की। अब दूसरा ऑप्शन देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में हम किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं? वी यूज, अब एक आइडिया ये हो सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता होगा आर्टिफिशियल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, और वो कौन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है पाइथन और आर, है ना। देन सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इनिशियली डेवलप हुई, इसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं? सी लैंग्वेज का यूज होता है। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, इसमें हम किस तरह की लैंग्वेज का यूज करेंगे? जो फंक्शनल लैंग्वेज हो, मतलब जहाँ पे आप मैथमेटिक कैलकुलेशंस जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है फोर्ट्रॉन का। फोर्ट्रॉन, ठीक है। So the correct answer will be option number C, business finance and payroll system. Moving on to the next question, question number 107. Fortran, जिसकी full form है formula translation, is significant in the history of programming languages. What distinction does Fortran hold regarding its age? Options are A, it was developed using Lisp principle. Option B, it is the oldest scripting language.
Option number C, it is the oldest high-level language. And option D is, it is the basis for Java's design. Now again, pause the video and solve this question. I hope you solved it. Now let's again look at this question. कह रहा है कि what is the distinction does the fortran hold regarding its age? ठीक है, तो पहले तो पता होना चाहिए कि फोर्ट्रॉन जो है वो किस लिए यूज की जाती है. ठीक है, फोर्ट्रॉन जो है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वो सॉरी फंक्शनल लैंग्वेज है. ठीक. And most importantly, this is called as the mother of all the programming languages. ये एक टर्म important है. That which language is called the mother of all programming languages? That is Fortran. The correct answer for this question will be option number C. It is the oldest high-level language. ये तो हमें पता है, it is a high-level language, but it is also the oldest one. ठीक है. So और दूसरी जो high-level languages है, जैसे कि हमारी Python हो गई, that is also a high-level language, but oldest कौन सी है? That is Fortran. ठीक. Lisp principle. Now this Lisp principle is associated with AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है. ओल्डेस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है हमारी? स्क्रिप्टिंग हमारी जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गई. ठीक. पाइथन हो गई. पाइथन इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नाउ ऑप्शन डी में बोल रहा है इट इज द बेसिस फॉर जावाज डिजाइन. अब देखिए जावा में ना कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जैसे यूज होते हैं पॉइंटर्स. नहीं, पॉइंटर्स नहीं. जैसे वो तो सी में यूज होते हैं ना. जावा में आपके यूज होते हैं सी और सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. ठीक है, तो जावा जो है उसका डिजाइन कहाँ से आता है? सी और सी प्लस प्लस से आता है, ना कि आपका फोर्ट्रॉन लैंग्वेज से आता है. जैसे जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट अगर आप देखें, ऊप ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ये पार्ट है सी प्लस प्लस का. जावा में भी इसका कहीं यूज होता है. हम जब इसका यूज किया करा जाता है तो वो हम कहाँ से लेते हैं? सी प्लस प्लस लैंग्वेज से. जावा का सिंटेक्स जो है वो सी लैंग्वेज से आता है, थोड़ा बहुत मैच करता है. तो इसका फोर्ट्रॉन से कोई रिलेशन नहीं है इसके डिजाइन का. सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन. तो यहाँ पर से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि जावा स्क्रिप्ट और पाइथन होती है. And so the Fortran is the oldest high level language or the mother of all the programming language. The correct answer हो जाएगा option number C. Now let's look at this question number 108. It says, unlike JavaScript, PHP, which is hypertext preprocessor, is primarily classified as options दिए हैं. A low level language, B database query language, C server side scripting language, and D functional language. Now pause the video and solve this question, then we will look at the answer. I hope you solved it. Now let's look at the answer. So the answer for this question will be option number C, the server side scripting language. देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की भी मैंने बात की थी. सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल ऊपर हमने देखा जावा स्क्रिप्ट एक तो होती है. ठीक है, यहाँ पे ये जो PHP है ना, ये PHP इट इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज.
For JavaScript, it is a client-side scripting language, and PHP is the server side. मतलब क्या है इसका? देखिए, आपने कभी वेबसाइट्स देखी होगी या वेब पेजेस जो हम ब्राउजर पे विजिट करते हैं, सो उसमें हम PHP का यूज करते हैं कि किस तरह का हमें वेब पे दिखेगा, ठीक। सो दिस इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट या फिर डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। डायनेमिक मतलब जिनको आप रिफ्रेश कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं उनमें। डायनेमिक वेब पेजेस या दैट इज द दैट इज वेयर द PHP इज यूज्ड। जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड होती है, सर्वर साइड नहीं होती। वेब पेजेस बनाने के लिए नहीं हम उसका यूज करते। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंग्वेजेस आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन द बैंकिंग सेक्टर? Options are A, Python and R, B, JavaScript and PHP, C, COBOL and SQL, and D is C and C++. Now solve this question. पॉज करें और उसको सॉल्व करें। लेट्स लुक एट द आंसर। सो बोल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में हम इनमें से कौन से पेयर ऑफ लैंग्वेजेस को जो है वो यूज करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है पाइथन एंड आर। अभी हमने ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था दैट पाइथन एंड आर दे आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, एआई में या फिर डेटा साइंस में यूज करते हैं। अच्छा, बैंकिंग के बारे में पूछ रहा है। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, ढेर सारा डेटा होता है ना, सैलरी होती है, लोन, इस तरह की चीजें, और मतलब काफी सारा डेटा आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस डेटा को मैनेज ना करें, है ना। तो डेटा से डील करने के लिए हम किन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, हम क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज करते हैं ना। अब इन ऑप्शंस में अगर आप देखें ध्यान से, देखिए पाइथन और आर दे रखा है, देन जावा स्क्रिप्ट एंड PHP दे रखा है, देन नेक्स्ट इज कोबोल एंड SQL। SQL क्या है? SQL is a query language that deals with the relational databases। और COBOL is common business oriented language, जहां पर भी हम किससे डील कर रहे हैं, डेटाबेसेस से डील कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाइथन और आर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं, डेटा साइंस में यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट और PHP का यूज हम कहाँ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए। अभी यहाँ पे हमने देखा था ये वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो जो सर्वर साइड होगा, जो आप सर्वर जो आप देख सकते हैं वेबसाइट्स पे, आपके ब्राउजर्स पे, वो PHP का यूज करते हैं हम उसके लिए। जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए यूज करते हैं, जो बैकएंड में काम किया जा रहा है ना। देन C एंड C++, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए C का यूज तो हम करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए। और जो C++ आपने कभी देखा होगा, एप्स डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। मोबाइल ऐप्स डेवलप करने के लिए C++ लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। मतलब ये सारे जो है एप्लीकेशंस हैं इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, बट एक लार्ज व्यू अगर देखा जाए तो ये इस काम के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 110। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, the question says, in which application area is the Python language most prominently used, leveraging its huge libraries like NumPy and TensorFlow? Options are A, enterprise systems and Android development. Option B, system programming and OS development. Option C, artificial intelligence, machine learning and data science. And option D is legacy business banking systems. तो अब तो ये इजी होगा आई थिंक क्वेश्चन आपके लिए। नाउ
pause the video and solve it quickly. And then we will just look at the answer. Okay, I hope you got the correct answer. And अब तो सही आना ही चाहिए, I mean. यार नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने पहले जो है अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसको ढंग से आपने सुना नहीं है. इसको फिर से जाकर चेक करें. So the correct answer for this question will be option number C. Artificial intelligence, machine learning and data science. ठीक है? So that will be the correct answer. Now let's move on to the next question. Question number 111. The question says C++ and Java are both classified as third generational language. However, C++ is preferred for high performance application like game development, whereas the Java is widely used for option A, low level systems programming, B, web enterprise app and Android development, C, mathematical simulations, and D, database querying and administration. Now again pause the video and try to solve this, then we will look at the answer. I hope you reached the correct answer. The answer for this question will be option number B, web enterprise apps and Android development. देखिए लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग्स जो है वो हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसके लिए सी का. मैथमेटिकल साइमुलेशंस हम यूज करते हैं फंक्शनल लैंग्वेज का, जैसे कि फोर्ट्रॉन हो गई. ठीक. डेटाबेस क्वेरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिर कोबोल लैंग्वेज का यूज करते हैं. और यहाँ पे बोल रहा है सी प्लस प्लस और जावा को हम किस लिए यूज करते हैं, दैट विल बी वेब डेवलपमेंट में, एप्स डेवलप करने के लिए, एंड्रॉयड एप्स के लिए हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस और जावा का. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 112. Which of the following high-level languages is defined as dynamically typed and uses indentation-based syntax? Options are A, C, B, Java, C, COBOL, and D, Python. Now pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. So the answer will be option number D, Python. ठीक है. Indentation based syntax. Understood. Dynamically typed का मतलब क्या है? Dynamically typed का मतलब है the type मतलब that will be checked during runtime. ठीक है. रन टाइम में चेक किया जा रहा है, ना कि पहले, मतलब कंपाइल करने के टाइम पे नहीं, जब आप रन कर रहे हैं कोड को देन इट विल बी चेक्ड. सो दिस ऑल इज फीचर ऑफ पाइथन. कोबोल अभी हमने देखा था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. ये किस तरह का इंग्लिश लाइक होती है, इसमें जो कोड होता है दैट विल बी सिंटैक्स इज इंग्लिश लाइक एंड ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के क्लोज होते हैं. ठीक है. एंड दिस इज अ okay, that's it. ठीक. So the correct answer will be option number D, Python. Moving on to the question number 113. Which procedural language is characterized by using an English-like syntax? I think the earlier question was quite related with the next question. And being designed to handle a large volume of data. अभी ये भी पूछ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन ए फोर्ट्रॉन, बी सी, option C is SQL, and option D is COBOL. Now again try this question, then we will look at the answer. I hope you solved it. The answer will be option number D, COBOL language. So इसके फीचर क्या है, एक तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है. प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब कि कल हमने कुछ सीखा था ना कि हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, तो इसमें अब यहाँ क्या आ जाएगा, हाउ टू डू.
किस तरह से कोड को एग्जीक्यूट करो, वो सीक्वेंस फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जैसे कि आपकी एसक्यूएल, एसक्यूएल इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। कोई प्रोसीजर एक सीरीज फॉलो नहीं करती है कि आपको इस लाइन के बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करनी है, उसके बाद तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करनी, नहीं। उसमें क्वेरी लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स हैं। जैसे अगर आप थोड़ा डीप में जाएं तो क्वेरी जब हम लिखते हैं एसक्यूएल में, तो हम लिखते हैं कुछ जो हम यूज करते हैं टर्म्स, जैसे सिंटेक्स कुछ यूज करते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, वेयर यूज हो गया, ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। जबकि लिखा हुआ लास्ट में अगर ऑर्डर बाय है, ऑर्डर बाय हम यूज करते हैं कि डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग में अगर हमें डेटा को करना है तो वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जबकि जो सेलेक्ट लिखा होता है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होता है, सेलेक्ट आईडी या नेम। तो देखिए कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है इसमें क्वेरी लैंग्वेज में। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। तो दैट इज, इस तरह से आप समझ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कोबोल और एसक्यूएल दोनों ही डेटाबेसेस के लिए यूज की जाती है, बट द डिफरेंस इज वन इज प्रोसीजरल एंड अदर इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। Now let's look at the question number 114. Question says the language R developed in 1993 is primarily focused on applications related to, and options are A, system programming and OS development, option B, iOS and Mac OS app development, option C, statistics, data analysis and visualization, and option D is web front end and full stack development. Now I request you to again pause the video and try to solve this question. I hope you solved it. So now let's look at the answer. बोल रहा है क्वेश्चन में कि लैंग्वेज आर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज आर के बारे में पूछ रहा है कि प्राइमरीली इसको किसके लिए यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए। ऑप्शंस दिए हैं, ए सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ओएस डेवलपमेंट, तो ये लो लेवल लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक जो स्टार्टिंग में जनरेशंस थी उन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है टू मैनेज द सिस्टम और द ओएस। दूसरा ऑप्शन है iOS एंड macOS ऐप डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन सेज स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, वेब फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। फ्रंट एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट में हम किसको यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट और PHP लैंग्वेज का, ठीक है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स मतलब जो फंक्शनल लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक। यहाँ पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ डील करते हैं। डेटा एनालिसिस, डेटा का इंसाइट निकालना, जो डेटाबेसेस लार्ज डेटाबेसेस है वहाँ पे आप क्वेरीज का यूज करते हैं, जैसे आप पाइथन का यूज कर सकते हैं वहाँ पे डेटा एनालिसिस में, ठीक है। तो आप इसका एक और जो है लैंग्वेज जो यूज होती है दैट इज पाइथन, ठीक। विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, जब हमने डेटा जो है निकाल लिया, अब आप कभी देखते होंगे कि वेबसाइट्स पर, अगर आप किसी वेबसाइट पर विजिट करें, किसी बिजनेस ओरिएंटेड वेबसाइट पर आप वहां पर जाएं और आप चेक करें कि पर्टिकुलर सेल किसी प्रोडक्ट की हुई है इस मंथ में, तो आपको कुछ डेटा उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितना अमाउंट रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और कितनी ग्रोथ हुई है या फिर कितना डी ग्रोथ हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक, कैटेगराइजेशन के बेस पे। तो आप वहाँ पे डेटा नहीं देखते हैं, वहाँ पे आप ब्यूटीफुली वो क्राफ्टेड होता है वो विजुअल्स वेबसाइट, जो देखने में भी लुक वाइज बहुत ही समझ में आ रही होती है। ऐसे आपको रॉ डेटा दे दिया जाए और कहा जाए अब यहाँ इसके जरिए आप समझिए, तो आपको नहीं समझ में आएगा एज लॉन्ग एज आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है डेटाबेस, हाउ टू हैंडल द डेटाबेस, ठीक है।
तो ये सारा काम जो है ये आता है विजुअलाइजेशन के अंडर। तो यहाँ पर भी हम लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर का यूज करते हैं। अब थोड़ा और डीप में जाएंगे तो विजुअलाइजेशन, ये जो जिस तरह की वेबसाइट आप देखते हैं उसके लिए कुछ टूल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि पावर बीआई का यूज किया जाता है या फिर टैबलू। अगर ये आप कहीं पे अगर देखें ये ऑप्शंस तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि दैट दीज आर यूज फॉर विजुअलाइजेशन, डेटाबेस विजुअलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं ये टूल्स हैं, विजुअलाइजेशन टूल्स। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो हमारी जो आर लैंग्वेज है दिस इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा फंक्शनल लैंग्वेज है, so that will be the correct answer, option number C. Now let's move on to the question number 115. Which high level language known for its strong typing and security features supports multi-threading? And options are A Python, B C, C Java, and D SQL. Now try to solve this question, then we will look at the answer. I hope you reach the answer. और अगर नहीं भी आता है दैट्स इट, दैट्स ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन कह रहा है विच हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो बात कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज, तो यहाँ से तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं, सी हटा दीजिए। ठीक, हट गया। नाउ नोन फॉर इट्स, ओके, सो नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग टाइपिंग एंड सिक्योरिटी फीचर्स सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो फीचर है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए सीपीयू कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वो स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इससे क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द सीपीयू यूटिलाइजेशन। मान लीजिए कोई अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें हमें कुछ डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या है, सीपीयू उस टाइम के लिए आइडल थोड़ी रख सकते हैं, सीपीयू कंटिन्यूअसली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहता है, वरना उसकी जो वेस्ट होगी, क्या बोलते हैं उसको, यूटिलाइजेशन कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी ज़्यादा हमें फेच करनी है इस सीपीयू की, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते रहते हैं ताकि सीपीयू को आइडल ना करना पड़े, है ना। दैट फीचर इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग। तो इसे क्या, इसका मतलब हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंगल प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट लाइट वेट सब प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस। प्रोग्राम्स बड़ा होता है, प्रोसेस छोटे होते हैं। ठीक है, कॉन्करेंटली, ये सारा मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर बोल रहा है नोन इट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग सिक्योरिटी फीचर। सिक्योरिटी फीचर, ये किसके फीचर हैं, ये सारे ये फीचर हैं ऑप्शन नंबर सी, जावा के। ठीक, तो जावा में हम मल्टी थ्रेडिंग जो है ये फीचर यूज करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव द सीपीयू यूटिलाइजेशन। The correct answer will be option number C, Java. Now let's move on to the next question. Question number 116. Consider the historical context of high-level languages. Which developer or organization is credited for the development of the C language in 1972? Options are A. John Backus IBM, organization के नाम भी दिए हैं साथ में. Option B is Dennis Ritchie, Bell Labs में. Option C, Grace Hopper, Chord ASYL. And option D, James Gosling, Sun Microsystems. Now pause the video and try to solve this question.
This is a fact-based question. So either you know or either you don't know. ठीक है? I hope you have an idea about these options. Okay. Now let's look at the answer. So the answer for this question will be B. डेनिस रिची बेल लैब्स. इन्होंने सी लैंग्वेज को है जो डेवलप किया था. और अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जॉन बैकिस आईबीएम. इन्होंने जो लैंग्वेज डेवलप की थी दैट वाज फोर्ट्रॉन. फोर्ट्रॉन. ठीक है. ग्रेस हॉपर कॉड एएस वाई एल जो है इन्होंने कोबोल लैंग्वेज को जो है डेवलप किया था. देन डी ऑप्शन है जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रोसिस्टम्स. इन्होंने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की थी? जावा. जावा लैंग्वेज को जो है जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर द सी लैंग्वेज डेनिस रिची बेल लैब्स. Now let's move on to the next question. Question number 117. The most common programming language used for scripting and automation alongside its use in AI and ML is option A COBOL, option B Fortran, option C Python, and option D C++. Now pause the video and try to solve this question. The correct answer for this question will be option number C Python. ठीक है. इसको हम यूज करते हैं for scripting and automation and it is also used in AI and ML. ठीक है. Now let's move on to the next question. Question number 118. HTML. HTML full form Hypertext Markup Language is the standard language to create web pages. HTML is correctly classified as option number A, a procedural programming language. Option B, an object-oriented programming language. Option C, database query language. And option D, a markup language. Now again, pause the video and try to solve this question. I hope you solved it. Now let's look at the answer. तो देखिए HTML की बात कर रहा है. बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली कि HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होती है. इसको क्लासिफाई कैसे किया जा किस चीज से कैसे किया जा सकता है. ऑप्शंस में बोल रहा है ए ये या तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोड इस तरह से लिखा जाए कि उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में उसे एग्जीक्यूट करना है. दिस इज द फीचर ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज प्रोसीजरल लैंग्वेज है. ऑप्शन बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे मतलब ऊप के कॉन्सेप्ट हमने जो देखे थे उनका यूज किया जाता है. तो कहाँ पे यूज करते हैं इसको? हम सी प्लस प्लस और जावा में यूज करते हैं. सो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ इट. ऑप्शन नंबर सी है डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज. तो क्वेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी आ जाती है हमारी? एसक्यूएल आ जाती है. ठीक. एसक्यूएल का यूज करते हैं फॉर क्वेरी जनरेट करने के लिए. नो ऑप्शन डी इज अ मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज मतलब अगर हमारा ये पेज है, ठीक है, फॉर्म है, तो वो किस तरह से दिखेगा. यहाँ पे हेडिंग होगी. ठीक है. फुट यहाँ पे हेडिंग होगी. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे बॉडी होगी. उसके अंदर हमारा कुछ डेटा होगा. फिर वो बंद हो जाएगा. उसके लास्ट में फुटर होगा. तो किस तरह का हमारा पेज दिखेगा वेब पेज. दैट इज वेयर द HTML इज यूज्ड. तो करेक्ट आंसर क्या है? अ मार्कअप लैंग्वेज. द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. Now let's move on to the next question. Question number 119. In the basic structure of an HTML document, what is the purpose of the head section? Options are it contains the visible content that appear on the web page. Option B, it defines the root of the HTML document.
Option C, it contains metadata, data about the data. And option D, it handles user input via the form. Now, pause the video and try to solve this question. I hope you solved it. ओके सो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML डॉक्यूमेंट का होता है उसमें हेड सेक्शन इस टैग का क्या जो है रोल है। देखिए हम सबसे पहले अगर हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से टैग्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारा HTML टैग आता है जो कि इस तरह से दो तरह के टैग होते हैं, ये ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग इस तरह से होता है। ठीक है, तो HTML और /HTML अब कुछ भी लिखा जाएगा इन्हीं दो टैग्स के अंदर लिखा जाएगा। इसके अंदर हमारा आ जाता है हेड, उसके बाद ये हेड क्लोज हो जाएगा। देन कम्स आवर बॉडी पार्ट, यहाँ पे जो भी हमें लिखना है उसके बाद ये बॉडी पार्ट भी बंद होगा। ठीक, अब हेड सेक्शन में हम क्या क्या करते हैं। सो हेयर वी इट कंटेन्स द मेटा डेटा, डेटा अबाउट द डेटा। मतलब क्या है इसका कि जैसे हमें टाइटल लिखना है तो हम हेड के अंदर लिखते हैं। टाइटल टैग जो होता है इट कम्स अंडर द हेड टैग। या फिर हमें कोई एक्सटर्नल लिंक ऐड करना है CSS फाइल का या जावा स्क्रिप्टिंग फाइल का, तो वो भी हम हेड के अंदर करते हैं। तो मेटा डेटा, डेटा अबाउट द डेटा इज कम्स अंडर द हेड सेक्शन। जैसे ये हेड टैग है, ये इस तरह से क्लोज हो गया। आई होप इट इज विजिबल, लेट मी राइट इट मूव फार। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा टाइटल टैग, यहाँ पे हम कोई भी टाइटल लिख सकते हैं एंड देन इट विल गेट क्लोज्ड। उसके बाद हमें कोई लिंक देना है अगर यहाँ पे, तो वो भी हम यहीं पे देते हैं। सपोज हमें कोई सोर्स इमेज का है तो SRC इक्वल्स टू कोई सोर्स है उस इमेज का, तो वो भी हम हेड टैग के अंदर ही डालते हैं। सो दिस ऑल इज कॉल्ड एज द मेटा डेटा, डेटा अबाउट द डेटा। So the correct answer will be option number C. Question number 120. It says which pair of tags is used to create the hyperlink in the HTML document? Options are A, link and SRC. Option B, image, IMG, tags and alt. Option C, A and href. And option D is form and action. Now again pause the video and try to solve this question. I hope you reached the correct answer. The answer will be option number C, A href. बोल रहा है कि which pair of tags is used to create a hyperlink in the HTML document. HTML डॉक्यूमेंट में हम हाइपरलिंक किन टैग्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, दैट इज ANHREF। HREF मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस, और फॉर्म है इसकी रेफरेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे A अगर मैं देखूं यहाँ पे मैंने हाँ ठीक है इसको से ऑलराइट। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। अब और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है लिंक एंड SRC। लिंक एंड SRC कब यूज करते हैं, जब हमें कोई इमेज ऐड करनी होती है, ठीक है, या लिंक करना होता है किसी और लोकेशन से। ऑप्शन बी इज इमेज एंड ऑल्ट। SRC का लिए किस लिए यूज होता है, इस सोर्स के लिए। ठीक है, इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG का, कोई अगर मुझे इमेज ऐड करनी है। ऑल्ट का यूज करते हैं, सपोज मैंने एक इमेज का कोड लिखा, मेरा नाम है सपोज इमेज है नेचर, इस नाम से है ये इमेज .png। ठीक है, और सपोज ये
अगर मान लो ये वाली इमेज नहीं ऐड हुई तो उसकी जगह कौन सा ऐड हो जाए, कोई और इमेज, लाइक वाटर डॉट पीएनजी। तो इससे क्या होगा, अगर ये वाली नहीं ऐड हुई, ये वाली इमेज, तो ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, वाटर पीएनजी, दूसरी इमेज। तो इसलिए ऑल्ट का यूज किया जाता है। दूसरा फॉर्म, फॉर्म टैग का यूज करते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए। बॉडी के अंदर हम फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है, और स्लैश फॉर्म, इस तरह से। उसके अंदर हम इनपुट देते हैं, जहाँ पे अगर हमें इनपुट लेना है, और इनपुट क्लोज। और एक्शन, एक्शन का क्या रोल है कि अब जब फॉर्म में डेटा ऐड कर दिया है तो वो जाएगा कहाँ, उसका लिंक हम देते हैं, उस लोकेशन को हम डालते हैं एक्शन में, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पर्पज ऑफ these tags, ठीक है। Now moving on to the question number 121. It says if a developer needs to create a numbered list sequential enumeration in HTML, which tag should be used as a container? Options are UL tag, LI tag, option D DL tag, and option D is OL tag. Now again pause the video and quickly solve this question. I hope you reached the answer. So the correct answer will be option number D. इन टैग्स के अगर फुल फॉर्म भी अगर आपको पता है तो दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी, बट पता होना चाहिए। देखिए ओएल क्या मतलब है, ओ ऑर्डर्ड लिस्ट। ये सारे लिस्ट के टाइप्स हैं। लिस्ट, जब हम लिस्ट बनाते हैं HTML में, ये आते हैं बॉडी के टैग के अंदर आपके, ठीक है। सपोज वी वांट टू क्रिएट सम लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, इस तरह से लिखेंगे, उसके अंदर हम अपने आइटम्स ऐड कर लेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या 1 2 3 4 इस तरह से आ सकते हैं, है ना, ABCD इस फॉर्म में आ सकते हैं। अब यूएल क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होंगे, बुलेट्स का यूज होता है, बुलेट पॉइंट्स में जो है लिस्ट होगी इस तरह से, ठीक। ये लिस्ट है जिसमें दोनों ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों ही आ सकती है। DL क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। वी ऐड डिस्क्रिप्शन इन दिस काइंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है that if a developer wants to create a numbered list sequential enumeration, then which type of tag should be used as a container? कंटेनर मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर आपने कुछ डेटा ऐड किया है, ये देखिए इस तरह का कंटेनर क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेनर। Now moving on to the next question, question number 122. In the HTML code, image src equals to logo.png, width 200. The term src and width are example of option A HTML tags, option B HTML comments, option C HTML attributes, option D HTML elements. Now again pause the video and try to solve this question. I hope you solved this. Now let's look at the answer. So the question is asking, यहाँ पे एक तरह का कोड दे रखा है, छोटा सा पार्ट, that image src equals to logo.png, width equals to 200. अगर इस कोड को पहले हम थोड़ा सा समझे तो इमेज से मतलब कोई इमेज ऐड करी जा रही है यहाँ पे। सारसी मतलब सोर्स क्या है, ठीक है, ये सोर्स, ठीक, एट्रीब्यूट। एंड लोगो डॉट पीएनजी उस इमेज का नेम है। विड्थ मतलब उस इमेज की विड्थ कितनी होगी, 200, ठीक। अब बोल रहा है कि द टर्म एसआरसी एंड विड्थ दे आर एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए एचटीएमएल टैग्स। एचटीएमएल टैग इसमें से क्या है, ये जो इमेज है ये हमारा एचटीएमएल टैग है,
यही तो है। एक सेकेंड, अभी ये यहाँ पे हमने लिख दिया है, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, हमने यहाँ पे इमेज लिखा, ठीक है, ये इमेज img src इक्वल्स टू लोगो डॉट png विड्थ इक्वल्स टू 200। अब इसको हम क्लोज भी तो करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया HTML टैग, ठीक। देन आ रहा है HTML कमेंट्स, ये तो होगा नहीं, HTML कमेंट कैसे लिखेंगे, ये होगा, है ना, ये होता है ना HTML कमेंट। देन HTML एट्रीब्यूट, अब HTML एट्रीब्यूट इसमें से क्या है, ये SRC और विड्थ जो है वो है HTML एट्रीब्यूट्स, जो कि टैग्स में लिखे जाते हैं। इनका यूज क्यों करते हैं, इनका यूज करते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एक तो इमेज का नेम दे रहे हैं कि कौन सी इमेज ऐड करनी है, मतलब सोर्स दे दिया उसका। दूसरा, इमेज की विड्थ क्या है, वो भी उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा और क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे हाइट ऐड कर सकते हैं, कितनी होनी चाहिए, है ना, रेफरेंस, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। देन ये सारे जो है, जैसे कि ये हो गए दो, href सोर्स विड्थ, तो ये सारे क्या है, HTML एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है HTML एलिमेंट्स, ये पूरा कोड HTML एलिमेंट है, ठीक है। अब एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो ये HTML एट्रीब्यूट्स हैं, जो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट जो टैग है, उसमें हमें जो चीज ऐड करनी है उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम सिर्फ ओपनिंग टैग में ही ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज दो तरह के, ये हो गया ओपनिंग टैग, और जब स्लैश लगाया मैंने तो ये क्लोजिंग टैग है। पर इस क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट्स नहीं ऐड किए जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज एडेड इन द ओपनिंग टैग, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। Then next question, let's move on to the next question. Question number 123. The question says in HTML forms, the action attribute specifies, let me clear it a bit. Yeah. So the action attribute specifies, options are A, the method get or post used to send data. Option B, the specific input type like text or submit. Option C, where the form data is sent upon submission. And option D, the appearance style of the form. Now solve this question, then we will look at the answer as well as the explanation. I hope you solved it. The question is asking for the action attribute, कि इसका काम क्या है action attribute का, ठीक है। HTML फॉर्म्स में हम एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, उसका क्या जो है रोल है। तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल ये होता है कि जब हम कभी फॉर्म डेवलप करते हैं HTML में, फॉर एग्जांपल कहाँ पे लिखते हैं, रुको एक सेकेंड, आई थिंक क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। करते हैं, सपोज ये आपका फॉर्म है। अब HTML में कोड में अगर आप देखें, तो जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो बॉडी जो टैग है उसके अंडर हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। देन वी क्लोज दिस फॉर्म टैग एंड देन, ठीक है, ये है इंडेंटेशन, ठीक।
तो इस फॉर्म के अंदर जो है हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। जो भी सपोज मैंने इस तरह का फॉर्म डेवलप किया जहाँ पे नेम लिख कर आएगा एंड देयर विल बी एन इनपुट बॉक्स, देन सपोज क्लास एंड देयर विल बी एन इनपुट बॉक्स, ऊपर है फॉर्म हेडिंग है और एप्लीकेशन फॉर्म, class year and suppose score. So this is a या फिर परसेंटेज लिख लेते हैं। तो ये इस तरह का फॉर्म है सपोज स्टूडेंट फॉर्म। अब इसमें क्या है, ये जो पार्ट है ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग होगा। हर स्टूडेंट जो है फॉर्म भरता है तो अपना डेटा भरेगा ना, तो इंडिविजुअली। अब ये डेटा एक बार आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद लिख कर आता है फॉर्म सबमिटेड। सबमिट जब आप कर देते हैं लास्ट में बटन जो हम क्रिएट करते हैं सबमिट का, तो क्लिक कर दिया, फॉर्म में डेटा डल गया। अब ये डेटा गया कहाँ, कहाँ स्टोर होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट का, वेयर द फॉर्म डेटा इज सेंट अपॉन सबमिशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो फॉर्म के अंदर हम एक्शन का यूज करते हैं एंड यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि डेटा कहाँ जाएगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर द फॉर्म डेटा इज सेंट अपॉन द सबमिशन। और ऑप्शंस देखते हैं ना, मेथड गेट एंड पोस्ट यूज टू सेंड डेटा, ये नहीं है, ये एक्शन एट्रीब्यूट का जो है काम नहीं होता है गेट एंड पोस्ट, उसके लिए हम मेथड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है मेथड एट्रीब्यूट का काम। अगला ऑप्शन कह रहा है द स्पेसिफिक इनपुट टाइप लाइक टेक्स्ट और सबमिट, तो ये है इनपुट एट्रीब्यूट का काम, ठीक। देन नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, द अपीयरेंस, सॉरी ये है टाइप एट्रीब्यूट का, इनपुट एट्रीब्यूट नहीं, ये टाइप होता है ना। एक सेकेंड, हाँ, इनपुट तो टैग होता है ना जो हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं टू गेट द इनपुट, और उसमें हम टाइप जो है वो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, किस टाइप का हमें डेटा चाहिए, है ना। देन ऑप्शन नंबर डी, अपीयरेंस, स्टाइल क्या होना चाहिए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CSS का, कास्केडिंग स्टाइल शीट का। ये HTML के साथ यूज होती है। अब इसका काम क्या है कि आप जब बना रहे हैं फॉर्म सपोज, वो कैसा दिखना चाहिए, यहाँ पे बटन जो है उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए, ये नेम लिखा है ये रेड ब्लैक कलर का होना चाहिए, ये बॉक्सेस जो है वो वाइट कलर के होने चाहिए, ऊपर हेडिंग जो है वो डार्क होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, किस स्टाइल होना चाहिए, मतलब कौन सा फॉन्ट स्टाइल होना चाहिए। ये कैस्केडिंग का जो काम है वो कौन कर किसके थ्रू होता है, थ्रू दी CSS, जो UI को मैनेज करता है। UI मतलब हाउ, कैसा प्रेजेंट होगा सर्वर साइड पे जो व्यूअर्स है। तो that will be the answer option number C, where the form data is sent upon the submission. I hope you understood this question. I tried to roughly make a थोड़ा सा समझाने की मैंने कोशिश की है so that you can understand it. Now let's move on to the next topic, which is AI and ML, artificial intelligence and machine learning. Question number 124. Excuse me. Question says HTML5 introduced several new semantic tags to better define the structure of the web pages. Which combination represents tags introduced for semantic structuring? Options are A, table, tr, td. Option B, form input button. Option C, header footer navigation. And option D is HTML head and body. Now pause the video and try to solve this question. I hope you solved it. ठीक है,
So let's look at the answer. The answer will be option number C, header footer navigation. नेविगेशन के लिए nav टैब का यूज करते हैं, टैब का। इसके तो क्वेश्चन कह रहा है कि HTML5 जो कि एडवांस वर्जन, जो अभी अपग्रेडेड वर्जन आया है, उसमें कुछ न्यू सिमेंटिक टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक्सक्यूज मी। वो कह रहा है कि वो कौन से टैग्स हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए। सो दे आर हेडर फुटर नेविगेशन। इनके अलावा और भी है, जैसे आर्टिकल, सेक्शन, ये सारे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इनका इनका मेन पर्पस क्या है कि जो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको और अच्छे से डिफाइन किया जा सके। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या so the correct answer will be option number C, header footer and navigation. ऑप्शन नंबर ए, टेबल, TR और TD। देखिए ये तो पहले से था, टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, ये पहले वर्जन में भी था। ऑप्शन बी, फॉर्म, इनपुट एंड बटन। ये जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं यूजिंग द HTML, तो दिस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द प्रीवियस वर्जन। ऑप्शन डी, HTML हेड एंड बॉडी। भाई ये तो वो है, मैंडेटरी है, ये तो होंगे ही होंगे, स्टार्टिंग से होंगे। HTML से ही तो शुरू होता है हमारा, HTML का कोड, HTML टैग से, और HTML पे ही खत्म होता है। उसके बाद हमारा हेड आता है, ठीक है, हेड के अंदर आप टाइटल लिख सकते हैं। देन कम्स आवर बॉडी पार्ट, और जो हमें दिखता है एक्चुअली अपने वेब पेज पे, दैट इज वो पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, जो बॉडी के अंदर जितना भी हम वर्क करते हैं वो ही हमें दिखता है, हमें हेड वाला पार्ट नहीं दिखता है ना। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज इन द HTML कोड। Now let's move on to the last question for this session, which is question number 127. Oh, sorry, 125. The question says, which syntax is used to create a comment in HTML that is not displayed in the browser? And the options are A slash double slash, this is a comment. Option B, double dash, this is a comment. Option C, this kind of sign. And option D is hashtag, this is a comment. Now pause this video and quickly solve this question, then we will look at the answer. Okay, I hope you got the answer. So the answer will be option number C. ठीक है, तो HTML में हम कमेंट लिखते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, इस तरह का साइन। उसके बीच में आप कुछ भी लिखिए, सपोज मैंने लिख दिया दिस इज क्लास 5 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद 2 डॉट एंड देन दिस। तो ये हमें उस पर नहीं दिखेगा ब्राउजर पे, ठीक है, ये नहीं दिखेगा। और मैंने सपोज बॉडी के अंदर और भी लिखा है, और कुछ भी लिखा है सपोज मैंने, वो आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने लिखा वेलकम, तो वेलकम तो दिखेगा, लेकिन ये कौन जो हमने इसमें लिखा है ना कमेंट में, वो नहीं दिखेगा। स्लैश, डबल स्लैश कहाँ यूज होता है, C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, डैश डैश का यूज कहाँ करते हैं, SQL में यूज होता है इसका। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे होता है, SQL लैंग्वेज में। हैशटैग का यूज होता है आपका C लैंग्वेज, सॉरी पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं हैशटैग का। So that's it for the class. I hope you got all the answers and the questions. तो आपको समझ में आया होगा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। आगे
के set of questions we will cover in the upcoming classes. So this was the lecture number 5. ये आपको YouTube पे मिलेगा and जो upcoming 6 lecture होगा that will be part of the paid group. I hope आपको क्वेश्चन समझ में आए हो. Do visit them again to get a better hand on them. और उनको खुद से बार बार ट्राई करिए सॉल्व करने की, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमने अच्छे से उनको डीपर में ऑप्शंस को भी कवर किया है, नॉट जस्ट द क्वेश्चन. So thank you so much, and yeah, see you in the next class.